कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो न्यू मैक्सिको के एक घर की छत पर अपनी साइकिल लेकर खड़ा होता है। ये लड़का है कैल, जिसकी उम्र बस 12-13 साल होती है। वह नीचे देखता है, एक गहरी सांस लेता है और बिना डरे छलांग लगा देता है। साइकिल एक कंटेनर से टकराती है और कैल जमीन पर गिरता है। चेहरे पर खरोंचें आती हैं, पर वह उठता है और बिना रुके आगे बढ़ जाता है। ये छोटी सी बात उसके किरदार के बारे में बहुत कुछ बता देती है। ये लड़का डर से नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने वाला है। लेकिन जब वह घर के अंदर पहुंचता है तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी माँ का बेजान जिस्म फर्श पर पड़ा होता है और ठीक सामने खड़ा होता है उसका अपना बाप जोसेफ, असैसिन की काली पोशाक पहने, हाथ में खून से सना ब्लेड। कैल एक पल के लिए जम जाता है। ये वही बाप है जिससे वो प्यार करता था और आज वही उसकी माँ का कातिल बन चुका होता है। तभी जोसेफ उससे कहता है कि भाग जा यहाँ से अभी। कैल कुछ नहीं समझ पाता, कुछ नहीं बोल पाता, बस दौड़ता है और यही वो पल होता है जो उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अब हम सीधे कई साल आगे आ जाते हैं। कैल लिंच अब एक बड़ा आदमी बन चुका है, पर एक मुजरिम। टेक्सास की एक जेल में उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी होती है। उस पर एक आदमी के कत्ल का इल्जाम होता है। कैल जेल की कोठरी में अकेला बैठा होता है, न पछतावा न डर। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी होती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह दुनिया उसके साथ क्या करने वाली है। जब एग्जीक्यूशन का वक्त आता है तो कैल को उस कमरे में ले जाया जाता है जहाँ लीथल इंजेक्शन दी जाती है। वह टेबल पर लेट जाता है, बाजू में सुई लगती है और कुछ ही पलों में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। मॉनिटर पर उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे 0 तक पहुंच जाती है। कैलम लिंच ऑफिशियली मर चुका होता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कैल की आंखें एक अनजान कमरे में खुलती हैं, साफ, चमकदार, मेडिकल इक्विपमेंट से भरा हुआ। ये जेल नहीं है, ये कोई अस्पताल भी नहीं है। कैल अपना हाथ उठाकर बाजू में लगी आईवी निकालने की कोशिश करता है और लड़खड़ाते हुए उठ बैठता है। तभी एक आवाज आती है। सामने एक खूबसूरत और शांत चेहरे वाली महिला खड़ी होती है। ये है सोफिया रिकिन। वह कैल को बताती है कि वह जिंदा है, सुरक्षित है और दुनिया की नजर में वह मर चुका है। ये कोई जेल नहीं, ये है एब्स्टेर्गो फाउंडेशन का मैड्रिड स्थित रिसर्च सेंटर। कैल उसकी बातें सुनता है पर भरोसा नहीं करता। वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन बाहर आर्म्ड गार्ड्स खड़े होते हैं। कैल समझ जाता है कि यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। यहाँ एक बात साफ हो जाती है, कैल को यहाँ किसी मकसद के लिए लाया गया है, पर वो मकसद क्या है यह अभी उसे नहीं पता। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो आगे की पूरी कहानी की जड़ बनने वाला है। अगले दिन सोफिया कैल को एब्स्टेर्गो फाउंडेशन का पूरा सेंटर दिखाती है। यह जगह किसी आम रिसर्च लैब जैसी नहीं होती। यहाँ बड़े बड़े कांच के कमरे हैं, हर तरफ साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे अजीब चीज कैल को तब दिखती है जब वह एक बड़े से कमरे में पहुंचता है जहाँ कई लोग एक खास मशीन से जुड़े होते हैं। उनके शरीर हवा में झूल रहे होते हैं, जैसे वो किसी और दुनिया में हों। सोफिया कैल को बताती है कि यह मशीन है एनिमस। यह मशीन इंसान के डीएनए में छुपी पुरानी यादों को जिंदा कर देती है। दरअसल हर इंसान के जीन्स में उसके पूरकों की यादें बंद होती हैं और एनिमस उन यादों को दोबारा जीने का मौका देती है। कैल ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। वह सोफिया से पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। सोफिया बताती है कि कैल एक खास असैसिन का वंशज है जिसका नाम था आगिलार दे नेरहा, जो स्पेन में रहता था और एब्स्टेर्गो को कैल के जरिए अगिलार की यादों तक पहुंचना है। तभी वहाँ एक और शख्स आता है, सोफिया का बाप एलन रिकिन। वह एब्स्टेर्गो का सीईओ होता है। उसके चेहरे पर एक ठंडी प्रोफेशनल मुस्कान होती है जो कैल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। एलन कैल को बताता है कि वो उसे एक नई जिंदगी दे सकते हैं, बशर्ते कैल उनके साथ कोऑपरेट करे। कैल के पास कोई चॉइस नहीं होती, वह मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी रात कैल को एक बड़े से हॉल में ले जाया जाता है जहाँ कई और लोग रहते हैं। ये सब वो लोग होते हैं जिन्हें एब्स्टेर्गो ने दुनिया की नजरों से मरा हुआ बनाकर यहाँ रखा होता है। इनमें से एक है मूसा, एक अजीब रहस्यमय शख्स जो कैल को देखते ही धीमी आवाज में कहता है कि यहाँ से भाग जा। कैल उसकी बात सुनकर चौंक जाता है, पर इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाए गार्ड्स उन्हें अलग कर देते हैं। अगले दिन कैल को पहली बार एनिमस में बिठाया जाता है। यह मशीन एक बड़े रोबोटिक आर्म की तरह होती है। कैल उससे जुड़ता है और मशीन उसके शरीर को हवा में उठा लेती है। सोफिया और उसकी टीम नीचे मॉनिटर्स पर सब कुछ देख रही होती है। कुछ ही पलों में कैल की आंखों के सामने एक अलग दुनिया खुलने लगती है। स्पेन। आसमान में एक बाज उड़ रहा होता है, नीचे एक विशाल शहर है ग्रेनाडा। सड़कों पर लोग हैं, बाजार हैं और हर तरफ स्पेनिश इंक्विजिशन के सैनिक गश्त कर रहे होते हैं। और उन्हीं भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक शख्स तेजी से छतों पर दौड़ रहा होता है। ये है अगिलर दे नेरहा।
उसका चेहरा ढका हुआ होता है, आंखें तेज और हर कदम में एक जानलेवा फुर्ती होती है। कैल पहली बार अपने पूरक है अग्विलर को देखता है और उसे एहसास होता है कि यह सफर अभी शुरू हुआ है। स्पेन। अगिलार छतों पर तेजी से दौड़ता हुआ एक बड़े से चौक में पहुंचता है। वहां स्पेनिश इंक्विजिशन की फौज ने एक भीड़ को घेर रखा होता है। बीच में एक ऊंचा मंच होता है जहां कुछ लोगों को जंजीरों से बांधा गया होता है। ये लोग असैसिन ब्रदरहुड के सदस्य होते हैं जिन्हें टेम्पलर्स ने पकड़ा होता है। तभी अगिलार के साथ एक और असैसिन आती है। उसका नाम मरिया होता है। दोनों एक नजर में पूरा प्लान समझ लेते हैं और बिना एक लफ्ज बोले अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। अगिलार ऊपर एक मीनार पर चढ़ता है और नीचे देखता है। इंक्विजिशन का सबसे खतरनाक टेम्पलार वहां मौजूद होता है। उसका नाम ओजेदा होता है। ये वही आदमी होता है जो असैसिन्स को एक एक करके खत्म करने पर तुला हुआ होता है। नीचे जब कैदियों को सजा सुनाई जाने लगती है तभी अग्विलर ऊपर से सीधा कूद पड़ता है। वह भीड़ के बीच उतरता है और एक ही झटके में अपनी हिडन ब्लेड से पहरेदार को खत्म कर देता है। मरिया दूसरी तरफ से हमला करती है। दोनों मिलकर कैदियों की जंजीरें तोड़ने लगते हैं। ओजेदा तुरंत अपने सैनिकों को हमले का हुक्म दे देता है। चारों तरफ से तीर बरसने लगते हैं। अगिलार और मरिया कैदियों को लेकर गलियों में भाग निकलते हैं, छतों पर, दीवारों पर, हर उस रास्ते से जो उन्हें मालूम होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट डे में कैल का पूरा शरीर एनिमस के साथ हिल रहा होता है। जो अगिलार कर रहा होता है वही हरकतें कैल का शरीर भी कर रहा होता है। दौड़ना, कूदना, लड़ना। सोफिया और उसकी टीम नीचे मॉनिटर्स पर यह सब देख रही होती है। सोफिया के चेहरे पर एक उत्साह होता है। डेटा मिल रहा होता है, मेमोरीज अनलॉक हो रही होती हैं। लेकिन तभी अचानक कैल का शरीर एक जोरदार झटके से बाहर आ जाता है। एनिमस का कनेक्शन टूट जाता है। कैल पसीने में भीगा हुआ, हांफता हुआ नीचे आता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या देख रहा था, सपना था या हकीकत। सोफिया उसके पास वह बताती है कि यह अगुलार की असली याद थी, कैल के डीएनए में बंद, सदियों पुरानी। कैल उसे घूरता है और पूछता है कि आखिर अब्स्टर्गो को अगुलार की यादों से क्या चाहिए। सोफिया एक पल रुकती है, फिर जवाब देती है कि वो एप्पल ऑफ ईडन ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी चीज जो इंसानी फ्री विल को कंट्रोल कर सकती है। और अगिलार जानता था कि वो एप्पल कहाँ है। कैल यह सुनकर चुप हो जाता है, पर उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होता है। अगर यह लोग इतनी बड़ी पावर हासिल करना चाहते हैं, क्या इनका इरादा सच में दुनिया की भलाई के लिए है या कुछ और है जो सोफिया उसे नहीं बता रही। अगले दिन कैल को दोबारा एनिमस में डाला जाता है। इस बार कनेक्शन ज्यादा स्टेबल होता है और एगिलर की याद और गहरी निकलती है। स्पेन। अगिलार और मरिया एक खुफिया जगह पर पहुंचते हैं जहां असैसिन ब्रदरहुड के बाकी सदस्य इकट्ठा होते हैं। उनका लीडर बेनेडिक्टो उन्हें एक बेहद खतरनाक मिशन का असाइनमेंट देता है। दरअसल ग्रेनाडा के सुल्तान मोहम्मद द्वाजा का बेटा आमिद को टेम्पलर्स ने किडनैप कर लिया होता है और टेम्पलर्स का प्लान ये होता है कि वो आमिद को सल्टन को वापस करने के बदले में एप्पल ऑफ ईडन मांगेंगे। एप्पल ऑफ ईडन ये कोई आम चीज नहीं होती। यह एक छोटी सी गोल्डन बॉल होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें इंसान की फ्री विल को कंट्रोल करने की ताकत है। जो भी इसे पाले वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। असैसिन्स का मिशन है कि आमिद को बचाओ और एप्पल को टेम्पलर्स के हाथ लगने से रोको, चाहे जान भी देनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट डे में अब्स्टर्गो सेंटर के अंदर कैल की मुलाकात मूसा से होती है। मूसा उसे बताता है कि यहाँ जो भी लोग हैं वो सब किसी न किसी असैसिन के वंशज हैं और अब्स्टर्गो उन्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखता है ताकि उनकी यादों से एप्पल का ठिकाना निकाला जा सके। मूसा कहता है कि जिस दिन अब्स्टर्गो को वो मिल जाएगा उस दिन इन सब की जरूरत खत्म हो जाएगी। कैल ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह सोफिया के पास जाता है और उससे सीधे पूछता है कि क्या अब्स्टर्गो का इरादा सच में दुनिया से वायलेंस खत्म करना है। सोफिया उसे बताती है कि हाँ, एप्पल की ताकत से वो इंसान के अग्रेशन के जीन्स को टारगेट करके वायलेंस की जड़ खत्म कर सकते हैं। वह पूरे यकीन के साथ ये बात कहती है। कैल उसकी आंखों में देखता है। सोफिया झूठ नहीं बोल रही, वह सच में यही मानती है। पर कैल को फिर भी कहीं न कहीं शक होता है कि पूरी कहानी इतनी सीधी नहीं है। तभी रात को कैल को एक पुरानी याद आती है। वो रात जब वह छोटा था और उसके बाप ने उसकी माँ को मारा था। उसे याद आता है कि उसके बाप ने असैसिन की पोशाक पहनी थी, यानी उसका बाप भी ब्रदरहुड का हिस्सा था। और उसकी माँ की मौत क्यों हुई थी, यह सवाल कैल को हमेशा से खाता रहा है। अगले सेशन में एनिमस के जरिए अग्विलार की याद फिर शुरू होती है। इस बार का सीन और भी खतरनाक होता है, लेकिन तभी ओजेडा वहां पहुंच जाता है। वह अग्विलार से कहीं ज्यादा ताकतवर और खूंखार होता है। दोनों के बीच एक जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। ओजेडा अग्विलार को दीवार से टकराता है। अगिलार उठता है और अपनी हिडन ब्लेड से पलटवार करता है। मरिया बीच में आकर ओजेडा को रोकती है। अगिलर को अहमेद को लेकर भागने का मौका देती है, लेकिन जब अग्विलार अहमेद को लेकर बाहर निकलता है तो देखता है कि टेम्पलर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया है। भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट डे में एब्स्टर्गो सेंटर में कैल की मुलाकात अचानक अपने बाप जोसेफ से होती है। कैल हैरान रह
जाता है। उसका बाप यहाँ कैसे? जोसेफ बताता है कि वह भी ब्रदरहुड का हिस्सा है और एब्स्टर्गो ने उसे यहाँ रखा हुआ है। कैल का गुस्सा वह जोसेफ से पूछता है कि उसने अपनी माँ को क्यों मारा। जोसेफ शांत रहता है और कहता है कि वो पूरी सच्चाई अभी नहीं बता सकता, पर एक दिन कैल को सब पता चलेगा। कैल उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है, पर जोसेफ की आंखों में एक दर्द होता है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं सकता। उसी रात कैल एनिमस से मिली यादों के बारे में सोचता है। अग्विलार की बहादुरी, ब्रदरहुड की ताकत, ये सब उसके अंदर कुछ जगा रहा होता है। वह महसूस करता है कि उसके खून में कुछ ऐसा है जो हमेशा से था, पर उसे कभी पता नहीं चला। सोफिया रात को उसके कमरे में आती है। वह कैल से कहती है कि अगला एनिमस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगिलर की सबसे अहम याद अभी बाकी है। कैल उससे पूछता है कि क्या एब्स्टर्गो एप्पल मिलने के बाद सच में इसे दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। सोफिया एक पल रुकती है और कहती है हाँ, पर कैल उसकी आंखों में देखता है और महसूस करता है कि सोफिया को खुद पूरा यकीन नहीं है। स्पेन, आखिरी और सबसे अहम याद। अग्विलर अहमद को सुल्तान मोहम्मद द्वाजे के सामने पेश करता है। सुल्तान अपने बेटे को देखकर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी टॉर्केमाडा वहां पहुंचता है और सुल्तान से एप्पल ऑफ ईडन मांगता है वादे के मुताबिक। सुल्तान जानता है कि एप्पल देना खतरनाक है, पर बेटे की जान की कीमत पर वह मना भी नहीं कर सकता। वह एप्पल निकालता है और टॉर्केमाडा की तरफ बढ़ाता है। तभी अगिलार बीच में आ जाता है। वह एप्पल झपट लेता है और टॉर्केमाडा के सैनिकों से घिर जाता है। अगिलार लड़ता है, अकेला, थका हुआ, घायल, पर रुकता नहीं। आखिरकार एक ऊंची इमारत के किनारे पर पहुंचकर एगिलार नीचे देखता है। बहुत ऊंचाई है, पर उसे पता है कि एप्पल किसी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए। वह एप्पल अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ता है और नीचे छलांग लगा देता है, एक ऐसी छलांग जो लीप ऑफ फेथ कहलाती है। वहीं प्रेजेंट डे में कैल का एनिमस सेशन पूरा होता है। डेटा मिल चुका होता है। सोफिया के मॉनिटर्स पर एप्पल की लास्ट नोन लोकेशन फ्लैश करती है। एलन रिकन खुश होता है, उसका मकसद पूरा होने वाला होता है, लेकिन कैल अब पूरी तरह बदल चुका होता है। अगिलर की यादें उसके अंदर ब्रदरहुड की आत्मा जगा चुकी होती। वह मूसा और बाकी असैसिन वंशजों के पास जाता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है। उसी रात अब्स्टर्गो सेंटर में हड़कंप मच जाता है। मूसा और बाकी असैसिन वंशज एक साथ गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं। कैल एनिमस रूम में घुसता है और सारा डेटा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तभी जोसेफ, कैल का बाप, उसके सामने आता है। कैल उसे घूरता है। जोसेफ शांत आवाज में उसे बताता है कि जिस रात उसने कैल की माँ को मारा वो उसकी मर्जी से हुआ था। कैल की माँ नहीं चाहती थी कि अब्स्टर्गो उसे कैप्चर करके कैल तक पहुँचे। उसने खुद अपनी जान देना चुना ताकि ब्रदरहुड की यादें बची रहे। कैल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतने सालों की नफरत, इतने सालों का दर्द एक पल में अलग रोशनी में दिखने लगता है। जोसेफ कैल की आंखों में देखकर कहता है, ब्रदरहुड को बचाओ। अब्स्टर्गो सेंटर में अफरा तफरी मची होती है। अलार्म्स बज रहे होते हैं, गार्ड्स हर तरफ दौड़ रहे होते हैं। मूसा और बाकी असैसिन वंशज गार्ड से लड़ते हुए रास्ता बनाते हैं। कैल तेजी से एलन रिकन के पीछे भागता है। एलन एप्पल ऑफ ईडन लेकर एक बड़े से सेरेमोनी हॉल में पहुंचता है, जहां टेम्पलर काउंसिल की एक बड़ी बैठक चल रही होती है। दुनिया के सबसे ताकतवर टेम्पलर्स वहां जमा होते हैं और एलन उन सब के सामने एप्पल पेश करने वाला होता है। कैल छत से उस हॉल में दाखिल होता है। नीचे सैकड़ों लोग होते हैं। एलन मंच पर खड़ा होकर एप्पल को ऊपर उठाता है और कहता है कि आज से दुनिया बदलने वाली है। तभी कैल ऊपर से सीधा कूदता है, बिल्कुल वैसे जैसे अगिलर ने सदियों पहले लीप ऑफ फेथ लगाई थी। वह एलन के ठीक पीछे उतरता है, एक ही पल में अपनी हिडन ब्लेड निकालता है और एलन को खत्म कर देता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। कैल एप्पल उठाता है और उसे अपनी मुट्ठी में कस लेता है। गार्ड्स चारों तरफ से आ जाते हैं, पर मूसा और बाकी असैसिन्स भी वहां पहुंच चुके होते हैं। मिलकर वो सब वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोफिया अपने बाप की मौत की खबर सुनकर टूट जाती है। वह हमेशा सोचती थी कि वो दुनिया की भलाई के लिए काम कर रही है, पर आज उसे पता चलता है कि उसके बाप का असली मकसद कुछ और था। वह कैल को रोकने की कोशिश नहीं करती। कैल एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर नीचे देखता है। उसके हाथ में एप्पल होती है, वही एप्पल जिसके लिए सदियों से लोग मरते मारते रहे हैं। वह उसे अपनी मुट्ठी में कसता है और ब्रदरहुड का पुराना कसम दोहराता है, हम अंधेरे में काम करते हैं, रोशनी की सेवा के लिए, हम असैसिन्स हैं। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। कैल लिंच, जो एक मुजरिम था, जिसे दुनिया मरा हुआ समझती थी, जिसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढे, आज ब्रदरहुड का हिस्सा बन चुका होता है। टेम्पलर्स को उनकी सबसे बड़ी हार मिल चुकी होती है, पर जंग खत्म नहीं हुई। एप्पल अभी किसी के हाथ में है, ब्रदरहुड अभी लड़ रही है और यह कहानी सदियों पुरानी खून से लिखी हुई अभी जारी है।